नमस्ते, मैं मानसी धामनस्कर। प्राइम मीडिया 24 के आज के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में हम बातचीत करेंगे मिसेस सरिता मनोज यादव से, जो पेशे से एक टीचर है और 24 साल से इस पेशे में कार्यरत है। नमस्कार मैडम। नमस्ते। तो मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ तो बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सरिता मनोज यादव है और मैं एक प्राथमिक शिक्षक हूँ। पिछले 24 साल से इस सेवा में कार्यरत हूँ। इस समय मैं नवी मुंबई महानगर पालिका के शाळा क्रमांक 77 यादव नगर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी शैक्षणिक योग्यता MA BEd है। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आज के लिए मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे कि आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे कि बताना चाहूंगी कि प्रेरणा हमको कब मिलती है, जब हमारी परिस्थितियां उस प्रकार से बनती हैं। तो मेरे जीवन में भी एक ऐसी छोटी सी परिस्थिति बनी थी और जिसकी वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली और उस घटना को मैं बताना चाहूंगी कि एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ रही थी तो हमारी माताजी हमको स्कूल छोड़ने गई थी। तो उस समय वो क्लासरूम तक छोड़ने गई तो उन्होंने देखा कि क्लास में बहुत सारे नए नए अध्यापक आए हैं। तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया और उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि ये लोग कौन है, ये जो सारे आए हैं नए नए, ये कौन है। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये नए नए शिक्षक हैं, ट्रेनिंग पर आए हैं और कुछ दिन के बाद वो शिक्षक बन जाएंगे। तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे ही एक दिन टीचर बनो। तो मुझे गौरव महसूस होगा। तो ये जो प्रेरणा है, प्रेरणा का बीजारोपण ये मेरी माँ के द्वारा मुझे अंदर किया गया। तो आज आपकी माँ उतनी ही खुश होंगी आपको इस पेशे में देख के? बहुत ज्यादा, मेरी माँ बहुत ही ज्यादा खुश है और उनकी इच्छा थी, जबकि वो अनपढ़ है फिर भी उनकी इच्छा थी कि मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे आगे बढ़े। जब मैं वो शिक्षक बनी, आज भी जब वो मुझे देखती हैं, जब मैं पूरी ड्रेसअप में रहती हूँ, साड़ी पहनती हूँ और बैग लेती हूँ, स्कूल में जाती हूँ, तो उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है क्योंकि उनकी इच्छा थी और ये प्रेरणा का बीजारोपण उन्होंने मेरे अंदर किया है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि शिक्षक, जैसे आपने अभी बताया, तो मेरे दूसरे सवाल का जवाब मेरे को उसी में मिला। फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी कि शिक्षक ही क्यों? शिक्षक एक तो उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि मतलब उस समय हमारे जो घर की स्थिति ऐसी थी कि मतलब मम्मी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पिताजी 12वीं पास थे। तो उनकी इच्छा के अनुसार हमको करना पड़ा, क्योंकि हमारी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि हम छोटे थे उस समय। हम बहुत ज्यादा सपने नहीं देखते थे कि हमको ये बनना है वो बनना है। उन्होंने हमको प्रेरित किया कि शिक्षक बनना है। तो उनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लगा होगा कि हाँ भाई, शिक्षक का पेशा बहुत ही अच्छा है। और लेकिन आज मुझे उसका महत्व मुझे पता चल रहा है कि शिक्षक का पेशा ये सबसे ऊंचे दर्जे का पेशा होता है, क्योंकि एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसने सारे व्यवसाय को जन्म दिया है। एक शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके द्वारा डॉक्टर बनते हैं लोग, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनते हैं। तो मेरे हिसाब से शिक्षक का दर्जा जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपने अभी शिक्षक पेशे में 24 साल आपने गुजारे हैं, तो आप अपने शिक्षण शैली का वर्णन कैसे करेंगे? चूंकि मेरे पास 24 साल का अनुभव है, तो जिस प्रकार से डॉक्टर रहता है, प्रैक्टिस करते करते इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे पता चल जाता है कि सामने वाले का लक्षण देख के वो बता देता है कि उसको किस प्रकार की बीमारियां हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षक भी जब एक क्लास में जाता है तो वो जब सारे बच्चों को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसको किस प्रकार की अध्ययन शैली का उपयोग करना है बच्चों को ज्ञान देने के लिए।
जबकि एक वर्ग में कोई भी दो बच्चा जो होता है एक जैसे नहीं होता है, उनका बुद्धिअंक अलग होता है, उनका सोचने की क्षमता अलग होती है, उनका रंग रूप अलग होता है, उनका धर्म अलग है, जाति अलग है। तो इन सब का सारे बच्चों का निरीक्षण करना है हमको एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की तरह, और वो चिकित्सक की तरह हमको उन पर उपचार करना है। तो उपचार का मतलब ये नहीं है कि हमको उनको किसी प्रकार की मेडिसिन देनी है, दवाई देना है। उपचार का अर्थ ये होता है कि हमको जो भी विषय का हम बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं, तो वो विषय का ज्ञान किस प्रकार से बच्चों तक अच्छी तरह से पहुंचे और आसानी से पहुंचे, रोचक रीति से पहुंचे, तो इस प्रकार से शिक्षक को अपना प्रयास करना चाहिए। और हमारी अध्ययन शैली आधुनिक होनी चाहिए। पुरानी शैली में जो थे टीचर बोलते थे, बच्चे सुनते रहते थे, तो इस प्रकार की अध्ययन शैली बच्चों को बहुत बोर करती है। तो हम चाहते हैं कि मतलब इस प्रकार की अध्ययन शैली हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे बोले, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्टिव रहे। उसको एक मतलब शैक्षणिक नाम है उसका कि लोकतंत्रात्मक शैली होनी चाहिए शिक्षक की, कि जब भी कोई शिक्षक कोई भी पाठ पढ़ाता है, कोई भी घटक पढ़ाता है, तो उस समय बच्चों को इतनी आजादी होनी चाहिए कि बच्चे जो है वो प्रश्न उठा सके, विषय जो भी विषय पढ़ रहे हैं उस पर प्रश्न उठा सके, उस पे पूछ सके या उस पे कुछ बोल सके। तो एक प्रकार की शैली है कि डेमोक्रेटिव शैली होनी चाहिए, लोकतांत्रिक शैली होनी चाहिए, और दूसरी है रोचक होनी चाहिए। पाठ को हम किस प्रकार से रोचक बनाते हैं, तो उसके लिए शिक्षक रोचक बनाने के लिए विविध शैक्षणिक साधन का इस्तेमाल करते हैं, फिर नई नई पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी अध्ययन शैली है। अध्ययन शैली के बारे में मैं और बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले कि हर विषय की अध्ययन शैली अलग अलग होती है। इसका कोई मापदंड नहीं होता कि हमको इसी शैली में पढ़ाना है। टीचर और बच्चे जिस शैली में कंफर्टेबल होते हैं या जिन शिक्षक को जो सुविधाजनक लगता है कि जो हम ज्ञान देना चाहते हैं बच्चों को अच्छी तरह से उन तक पहुँचे और बच्चों को भी आसान तरीके से वो ज्ञान उन तक पहुँचे, तो इसके लिए सरल से जो हमारी शैली होनी चाहिए वह सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, और साथ ही साथ मनोरंजक होनी चाहिए, और विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, विद्यार्थी पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी अध्ययन शैली अगर होगी तो निश्चित तौर पर जो भी हम ज्ञान देना चाहते हैं वह बच्चों तक आसानी से पहुंच जाएगा। अभी उसमें भी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे ई क्लास आए हैं और बहुत से स्कूल ऐसे हो गए कि जो नए नए टेक्निक का भी यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? मैंने वही आपको कहा कि जैसे समय बदलता है और समय बदलने के साथ साथ सब परिवर्तन हो रहे हैं। पहले मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल है। पहले हमको अगर समझ लीजिए किसी के बारे में अगर हमको सर्च करना पड़ता था, कोई 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गया या किसी नेता का जन्म दिवस है, तो उस नेता के बारे में यदि हमको जानने की इच्छा होती थी तो हमको उस समय ग्रंथालय का सहारा लेना पड़ता था, और ग्रंथालय में जाकर हम पुस्तकें खोजते थे, फिर उसमें से पढ़ते थे। तो हम काफी परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन आज तो एकदम इजी है, आप गूगल पे बोल दो, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। तो इससे जो हमारा ज्ञान अर्जित करने का जो तरीका है अब बहुत ही आसान हो गया है। ये जरूरी नहीं कि शिक्षक ही मतलब ज्यादा ज्ञान दे सकता है। आज तो गूगल भी एक बड़ा शिक्षक बन चुका है जिसके द्वारा बच्चे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेते हैं। तो हमको ध्यान ये रखना है कि जो हम ज्ञान दे रहे हैं सही दे, सटीक दे,
तर्क संगत होना चाहिए। हम बच्चों को कुछ भी बोल के उनको हम बता नहीं सकते। कोई भी बात, कोई भी विषय, कोई भी घटक, उपघटक जो भी हो, उनको उनका वो जो है तर्क संगत होना चाहिए। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे हमको स्पष्ट करना है कि भाई छोटा परिवार है और बड़ा परिवार है, दोनों में जरूरतें किसकी ज्यादा हैं और दोनों का खर्चा किसको है, किसमें ज्यादा है। तो हम उनको उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं कि भाई छोटा परिवार की जरूरत कम है, बड़ा परिवार की जरूरत ज्यादा है, और जरूरत ज्यादा होने पे चीजें जो है कम मिलती हैं। तो उदाहरण के तौर पे जैसे कोई भी एक फल का उदाहरण दे दिया हमने, एक फल काटा, एक फैमिली में 2 मेंबर है, उसके 2 भाग किए तो उनको बड़े बड़े भाग मिलेंगे, उसके अगर 10 भाग किए तो उसको छोटे छोटे भाग मिलेंगे। तो यही है कि बड़ा परिवार, इसको हमने एक उदाहरण के तौर पे अगर स्पष्ट कर दिया तो बच्चों में जो है, बच्चों के मानस पटल पे ये जो उदाहरण है एकदम छप जाएगा, और उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है कि छोटा परिवार में क्या प्रॉब्लम है, बड़ा परिवार में क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ाते हैं तो उनको विविध प्रकार का हम उदाहरण देके बता सकते हैं। जी। मेरा अगला सवाल ये था कि एक शिक्षक होने के नाते कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है, जैसे कि अगर क्लास बड़ा हो तो ज़्यादा बच्चे होते हैं कभी कभी, तो उनको संभाला कैसे जा सकता है, या फिर उनके लिए आप किस क्या कर सकती है कि उनको उतना एक साथ रखे, वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि वो बच्चे स्कूल आने के लिए भी उतने ही खुश रहें। एक शिक्षक होने के नाते एक हमारे कंधे पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी। शिक्षक को एक क्रिएटर भी कहा गया है। जैसे कुम्हार के पास सादी मिट्टी होती है, सादी मिट्टी से वो घड़े बनाता है। जी। तो हम तो एक प्राथमिक शिक्षक होते हैं, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो भी एकदम कोरे रहते हैं, सादे रहते हैं। उनको निखारना, उनको बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो हमारे कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो ये सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों को हमको देखना है, उनका सर्वांगीण विकास करना है। बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनिक सब प्रकार का विकास करने के साथ साथ जो हमारे अभ्यासक्रम के, जो पाठ्यक्रम के विषय होते हैं, उन विषयों का अच्छी तरह से ज्ञान देने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। चूंकि हमारे विद्यालय से ही, मतलब विद्यालय से ही देश का भविष्य निर्भर होता है। विद्यालय से जो बच्चे निकलते हैं वो हमारे देश का भविष्य बनते हैं। तो भविष्य निर्माता ये हमको ही कहा गया है, तो वो जिम्मेदारी हमको खुद लेनी पड़ेगी, और वो जिम्मेदारी लेकर हमको कैसे सार्थक करना है, ये हमारा काम है। तो इसके लिए हमें बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है कि जैसे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो गया, सब्जेक्ट का विकास हो गया, उसके बाद एक और सबसे बड़ा विकास जो है बच्चों का चरित्र निर्माण का विकास होता है। जी। उसके उसके लिए जो है, अगर बच्चों का हमको चरित्र निर्माण करना है तो हमें अपने आप का चरित्र निर्माण करना है पहले। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, हमारी 2 आंखें 60-70 बच्चों को देखती है, 60-70 बच्चों को ऑब्जर्वेशन करती है, बट 60-70 बच्चों की जो आंखें होती हैं वो कंटिन्यूअस 6 घंटे हमको निरीक्षण करती है। तो हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा लिखना, हमारा पढ़ना, हमारा लोगों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ क्या व्यवहार है, हमारा बच्चों के साथ क्या व्यवहार है, हमारा अलग अलग बच्चों के साथ क्या व्यवहार है, वो सारी चीजें बच्चे ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ध्यान रखना कि बच्चों से ज्यादा निरीक्षण करने वाला कोई नहीं है। अगर आपने बच्चों को बोला भाई कचरे को उठा के डस्टबिन में रखना है, ये हमने उनको लेसन दिया कि कचरे को उठा के डस्टबिन में रखना है,
फिर हम काम करते करते अगर हम खुद ही पेपर फाड़ के टेबल के नीचे डालेंगे, तुरंत वो बच्चे आपके पास आते हैं, तुरंत बोलेंगे टीचर आपने कागज नीचे डाला है। फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं सॉरी गलती हो गई। तो इन छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है। अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई मदद करो, अपने दोस्तों की मदद करो, तो बच्चे हमको भी देखते हैं कि हम अपने शिक्षकों के साथ, सहकर्मी शिक्षकों के साथ किस प्रकार से रहते हैं। अगर कोई टीचर पेन मांग रही है या कोई चीज मांग रही है, तो उस समय हमारे पास अगर वस्तु है और हम ना दें, वो भी बच्चे देखेंगे, वो भी निरीक्षण करेंगे कि टीचर हमको पाठ पढ़ा रही है कि मतलब सहयोग करो, तो वो सहयोग नहीं कर रही है। तो जब हम क्लास में जाते हैं तो हम पूरी क्लास के प्रति समर्पित रहते हैं और हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व और हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए जैसा हम बच्चों में देखना चाहते हैं जी। ये नहीं कि हम बच्चों में सिर्फ बच्चों में देखना चाहते हैं, वो गुण हमारे अंदर नहीं है। अगर हमारे में शिष्टाचार नहीं है, हमारे मुख्याध्यापक अगर हमारे क्लास में आते हैं, हम खड़े नहीं होते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो बच्चों को उदाहरण नहीं मिल रहा है। तो बच्चे भी हमारे क्लास में आने पर सारे बच्चे बेंच पर बैठे रहेंगे। हम बच्चों को ये बोलेंगे भाई शिक्षक अगर क्लास में आता है तो आप लोग आदर के साथ खड़े होकर नमस्ते करना है। तो ये हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अनुकरण करने लग जाते हैं। तो वो अगर हमारे हेडमास्टर, हमारे प्रिंसिपल हमारे वर्ग में आते हैं तो हम उनके सामने ये एक क्या बोलते हैं उसको, उदाहरण रख रहे हैं कि हम भी अपने बड़ों का इसी प्रकार से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हम जो भी हमारे बच्चे बनते हैं वो हमको देखकर बनते हैं, हमको निरीक्षण करके बनते हैं। तो हमको एक आदर्श पर्सनालिटी, व्यक्तित्व निर्माण करना है, अपनी जिम्मेदारी है और हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये था मैम कि शिक्षक पेशे को हासिल करने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है? शिक्षक पेशे को हासिल करने के लिए एक तो स्तर के अनुसार एग्जाम होता है। जैसे कि हमको प्री प्राइमरी, पूर्व प्राथमिक का अगर शिक्षक बनना है तो उसके लिए मॉन्टेसरी के कोर्सेज करने पड़ते हैं। और अगर प्राथमिक शिक्षक बनना है तो 12वीं के बाद हमको डीएड की परीक्षा देनी है, डीएड का कोर्स करना है। लेकिन उसके डीएड के प्रवेश के लिए हमको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और फिर उसके बाद माध्यमिक टीचर अगर बनना है तो हमको सबसे पहले किसी एक विषय में स्नातक बनना पड़ता है। स्नातक बनने के बाद फिर हमको बीएड के प्रवेश पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। 2 साल का बीएड एग्जाम होता है। उसके बाद अगर हमको उच्च माध्यमिक का शिक्षक बनना है तो पदवीधर बनने के बाद हम एमएड में एंट्रेंस के द्वारा एग्जाम देकर, प्रवेश लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे शिक्षक के बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था, जो लोग इस पेशे में आना चाहते हैं या फिर जिनको टीचर बनने की इच्छा हो, तो उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि शिक्षक एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें इतना सुकून मिलता है ना। सुकून का मतलब ये नहीं कि आराम, इतना सुकून मिलता है पढ़ाने के बाद, बच्चों के साथ रहने पे जो सुकून मिलता है वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी व्यवसाय में मिलता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि इस पेशे में आओ, जब आप एक प्रकार आओगे, आप जब इसमें सेवा करोगे, जब आपको सेवा भाव की भावना उत्पन्न होगी और उसके बाद जब जो आपको फील होगा, अनुभव होगा, उस अनुभव को मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी संतुष्टि होती है,
ये जॉब करने के बाद, ये पेशा में आने के बाद। जैसे कि दूसरा एक ऑफिस का मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि कोई भी उधर ऑफिस में है, आईटी सेक्टर में है और दूसरी जगह है, तो वो लोग वहां से काम करके जो काम का लोड घर पर लेके आते हैं और हमेशा बेचैन रहते हैं, तो उस प्रकार की बेचैनी हमारे पेशे में नहीं रहती है। हमारे पेशे में एकदम सुकून है, शांति है, समर्पण है। तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूंगी कि शौक से आइए और पढ़ाइए और लोगों को बनाइए। जब एक बनाने के बाद जो आनंद होता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। और जैसे हम लोग ने आज बात की, तो इनके बिना हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं अधूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।